वेलकम टू दिस लेक्चर, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के जो होंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के लिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए इससे बेहतर रिवीजन करने का और कोई तरीका नहीं है कि सबसे पहले एनसीईआरटी को आप ख़त्म कर दो। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। उसी के दौरान हम देख लेंगे कि अगर इसमें से कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता भी है तो वो कैसा आएगा। ठीक है, फॉर्मूलाज की नॉलेज है अगर आपको, ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस अप्लाई करना आना चाहिए, वो आएगा प्रैक्टिस से। तो सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है, ठीक है, कि फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल जिसका सर्कमफेरेंस कितना दिया हुआ है 22। देखो, सर्कल में बहुत सारी डायमेंशंस नहीं है, उसमें सिर्फ एक आपको पता होना चाहिए कि रेडियस कितना है। अगर रेडियस की वैल्यू पता है ना तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन रेडियस इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं पे भी रेडियस का जिक्र भी नहीं है। ठीक है ना, कि रेडियस इज कहीं पे भी नहीं लिखा है, लेकिन उसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस। तो इसका मतलब ये चाहता है कि हम सबसे पहले रेडियस कैलकुलेट करें। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 2πr। 2πr की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 22। तो इसका मतलब यहाँ से हम फॉर्मूला लगा के r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास इज इक्वल टू 22। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस वगैरह करनी तो आती ही होगी। जो 7 है ऊपर जाएगा वहाँ पे दूसरी साइड जब जाएगा, और जो 2 और 22 है वो नीचे आ जाएंगे। कटिंग कर सकते हो, तो रेडियस मेरे पास कितना आ जाएगा, 7/2। 3.5 भी लिख सकते हो, लेकिन अपनी कैलकुलेशन कम कॉम्प्लिकेट करना, क्योंकि पेपर है, कोई टाइम पास नहीं है कि जैसे मर्जी करते रहो। इन द एंड आपको ही आंसर निकालना है। उसके बाद उसने हमसे पूछा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 हिस्सा किसी चीज़ का भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम सर्कल्स की बात कर रहे हैं, तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या होगा कि सर्कल का 1/4 हिस्सा निकाल दो। सर्कल का एरिया वैसे होता है πr²। ठीक है, लेकिन हमें उसका करना है 1/4। तो 1/4 पाई ओपन कर दो, 22/7। आर कितना, 7/2। नेक्स्ट 7/2। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कैसे करना है। 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये वाला 11 हो गया, 22 कैंसिल हो गया, यानी ऊपर मेरे पास आ गया 11 × 7 77, और नीचे 4 × 2 कितना आया मेरे पास, 8। तो ये आएगा हमारे पास 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो आंसर सिंपल आ गया इसका। इसके आगे इसको डिवाइड करने की, पॉइंट्स में आंसर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लीव करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब ये है हमारे पास कि एक सर्कल है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आप रीड कर रहे हो कि एक सर्कल है जिसमें रेडियस कितना दिया हुआ है, 21। ठीक है, और उसकी जो आर्क है वो कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री का सेंटर पे। तो आपके सामने ये चीज़ है, एक सर्कल होगा। ठीक है, उसमें एक आपने आर्क ले ली। अब आर्क क्या होता है, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता, तो ध्यान में रखना कि किसी भी जो पोर्शन हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं ना, बाउंड्री बोलते हैं जो सर्कल की, उसका एक छोटा सा हिस्सा इज नोन एज आर्क। ठीक है ना, तो इस येलो वाले हिस्से को आप आर्क बोल सकते हो। इसने यहाँ पे सेंटर पे कितना एंगल बनाया है, 60 डिग्री, बस इतना बोला उसने। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क यानी ये जो येलो हिस्सा है ना, इसकी लेंथ बतानी है। तो ये हिस्सा किसका है, सर्कमफेरेंस का है ना, लेकिन उसका छोटा सा हिस्सा। ठीक है, तो आपने बोलना है लेंथ ऑफ आर्क। फॉर्मूला याद है वो भी ठीक है, लेकिन वैसे बनता कैसे फॉर्मूला, कि पूरा जो आपके पास बाउंड्री होती है ना, उसका फॉर्मूला होता है 2πr। आप बोलोगे ये तो सर्कमफेरेंस है, बिल्कुल सही है, लेकिन आपने उसका छोटा सा पोर्शन लेना है। कितना पोर्शन लेना है, कितना एंगल आप बना रहे हो अपॉन जो कंप्लीट एंगल सर्कल में होता है एट द सेंटर, θ/360। थीटा यहाँ पे कितना दिया हुआ है हमें, थीटा इज गिवन टू बी 60 डिग्री। तो 60 डिग्री की वैल्यू फिल कर दो, नीचे 360 है, 2π और आर कितना मेरे पास, 21। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत इजी है इसकी। यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा हम यहाँ पे इसको 3 पे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आ जाएगा 44। इसके आगे भी आई थिंक कैंसिल हो ही जाएगा, तो ये 2 पे ही जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क। कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट मेरा हो गया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास था लेंथ ऑफ आर्क, तो यानी लेंथ ऑफ आर्क हमने
कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट पूछ रहा है एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर समझ लो क्या होता है। सर्कल में आप एक छोटा सा पोर्शन कट कर रहे हो, ठीक है, इसको शेड कर दिया आपने, दिस इज नोन एज सेक्टर, ठीक है ना, सर्कल का सेक्टर। यानी जो पिज़्ज़ा अगर आप मान के चल रहे हो, खा रहे हो, तो पिज़्ज़ा का जो वो एक स्लाइस आप निकाल के खाते हो, दैट इज़ नोन एज एक सेक्टर है वो, ठीक है। तो उसी का हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें तो छोटा सा पोर्शन चाहिए उसका। कितना छोटा पोर्शन चाहिए, जितना एंगल हमें दिया गया है उसके हिसाब से पोर्शन निकलेगा, ठीक है। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग जाएगा। थीटा कितना लोगे, जितना गिवन है, 60 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे कैलकुलेशंस आप कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन आपका जो प्रैक्टिस है वो आप जितनी करोगे उतनी कम है, ठीक है। लेकिन हाँ, मेरा हमेशा यही पर्पज़ आपको बोलने का रहेगा कि कैलकुलेशन करते वक्त कभी भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना चीज़ों को, ईजी से ईजी तरीका सीखना है। ये नहीं कि अगर कोई टीचर बहुत जल्दी कर रहा है या वो एकदम से सीधा ही काट रहा है कि 60 के टेबल पे काट दिया है ना, तो मैं भी 60 के टेबल पे ही कट करूँगा, ऐसे नहीं है। आपको जैसे ईजी लगता है वैसे करो। जैसे अगर यहाँ पे मैं 0 से 0 कैंसिल कर दूँ, है ना, मेरा मन चल रहा है यहाँ पे कि कैसे करना है। 7 के टेबल पे मुझे लगा कि 3 पे जाता है, 3 को मैंने कहा कि नहीं तू 36 को कट कर दे 12 पे, फिर 6 के टेबल पे इसको मैंने कट कर दिया 2 पे, है ना, एक से, है ना, फिर 2 के टेबल पे ये गया 11 पे। तो मेरी मर्ज़ी है, मैं जैसे मर्ज़ी सॉल्व करूँ, ठीक है। बट हाँ, हौच पौच नहीं करना और फाइनल आंसर आपने कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजीली काम हो जाता है, बस कॉम्प्लिकेट नहीं करना, डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना कि ये कितनी बड़ी कैलकुलेशन आ गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसने हमसे एक तीसरी चीज़ भी पूछी। अभी एक ही क्वेश्चन में सब कुछ देख लेगा। एरिया ऑफ दिस सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये बात किसी कर रहा है। सर्कल में मैंने अभी आपको बताया कि एक आर्क बनाएगी आपके पास, एक कॉर्ड ले लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो कॉर्ड है, ठीक है ना, इसने यहाँ पे एक सेगमेंट बनाया। अब सेगमेंट हो कौन सा रहा है, पूरा तो अगर ये होता तो सेक्टर होता, लेकिन हम सेगमेंट इसको बोलते हैं। तो आप कहोगे इसका मतलब जो मेरे पास पहले सेगमेंट था, सॉरी सेक्टर था, उसमें से ही आप छोटा सा पोर्शन निकाल के बोल रहे हो, है ना, छोटा सा पोर्शन निकाल के बोल रहे हो कि हाँ ये तो सेगमेंट है। तो क्या करें, सेक्टर का एरिया जो है उसमें से ट्रायंगल निकाल देते हैं, तो यही फॉर्मूला बन जाता है, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसको ना बहुत कॉम्प्लिकेट कर सकते हो आप कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, ये वो, है ना। इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा के इसकी साइड निकाल लो, फिर उसको एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा दो 1/2 बेस इंटू हाइट। अदरवाइज अगर सिंपल चीज़ें रखनी है तो एरिया ऑफ सेक्टर तो आपको पता है कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। ट्रायंगल का फॉर्मूला एक जो आपको याद रखना है, कैसे आया क्यों आया, इस पर अगर ध्यान दोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। +1 का थोड़ा सा इसमें लगता है कॉन्सेप्ट, तो आप सीधा फॉर्मूला याद कर सकते हो, ठीक है, कोई गलत नहीं करेगा। हाँ, अगर आपने इसमें वो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह लगाई तब कंफ्यूज जरूर हो सकते हो। अगर फॉर्मूला याद कर सकते हो तो ज़रूर करो, ठीक है ना। तो थीटा अपॉन 360 की वैल्यू तो हम शायद ऊपर निकाल के भी आए हैं, दैट वाज 231, यानी इस पूरे पोर्शन की वैल्यू मैंने ऊपर कैलकुलेट करी थी 231 माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से 16 कट कर देते हैं कि साइन 30, ऐसे नहीं होता है। ये जो एंगल है इसकी इस पूरी टर्म की वैल्यू आएगी फिर कटिंग होगी। ऐसा नहीं है कि 2 से 60 कट कर दिया और साइन 30 डिग्री बना दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो 21 इंटू 21 बिकम्स 441, ठीक है, अपॉन 2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, √3/2, ठीक है। वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, नहीं याद होती तो सारी वैल्यूज़ की जगह इनको याद ज़रूर करो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कटिंग का स्कोप तो लग नहीं रहा है,
और मेरा मन भी नहीं है कि इसको मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करूँ, तो सिंपल हम ऐसे लीव करके आ जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। सेगमेंट सिर्फ आप इसको बोलते हो। ठीक है, जब आप सेक्टर में से ट्रायंगल को निकाल दोगे तो ये जो नीचे आपके पास ये छोटा सा पोर्शन बचेगा, इसको बोलते हो सेगमेंट, और मोर प्रिसाइजली इसको आप बोलते हो माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर इसको लीव कर दो, मान लो सर्कल है, आप कह रहे हो, मैंने अभी आपको समझाया कि ये वाला जो एरिया है ना ये माइनर सेगमेंट है, तो जो बचा एरिया वो क्या रहेगा, मेजर सेगमेंट। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी बन के आते हैं। क्यों, क्योंकि वैरायटी बहुत है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो बोला गया कि एक हॉर्स है, उसको आपने बांध के रखा हुआ है टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है ना, आपको दिख रहा है फिगर में कि एक स्क्वायर है हमारे पास, जिसकी साइड कितनी है 15 इंटू 15 स्क्वायर है, सारी साइड्स इक्वली होंगी। ठीक है, तो जो ये इसकी जो रस्सी है ना, ये 5 मीटर लंबी है, बाय अ मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, उसको आपने बांध के रखा हुआ है। ठीक है, तो वो कितना एरिया खाएगा, वो लाइन में थोड़ा एरिया खाएगा, वो जहाँ जहाँ घूम सकता है वहाँ की सारी ग्रास खा जाएगा। जो हॉर्स है वो जहाँ जहाँ घूम सकता है वहाँ की सारी ग्रास को खाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको, और ये फिगर आपको पता है कौन सी होती है, सेक्टर। ठीक है ना, तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला साथ ही साथ दिमाग में आना चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, लेकिन थीटा तो दिया नहीं हुआ। अब थीटा वो देगा भी क्यों, क्योंकि उसने बोला स्क्वायर है, और स्क्वायर के सारे एंगल कितने होते हैं 90 के, ईच 90, यानी थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 अपॉन 360 इंटू पाई। अब पाई की वैल्यू ध्यान रखना 3.14 है, और आर की वैल्यू कितनी है आपकी, आर कितना लोगे, जितनी उसकी रस्सी है, क्योंकि वो रस्सी जितना ही इधर उधर घूम सकता है, तो उसकी जो वैल्यू है वो है 5। ठीक है, अच्छा इसको आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, आई एम नॉट सॉल्विंग, ताकि आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, फिर भी अगर किसी को मुश्किल लग रहा है तो बस इतना ध्यान रखना कि 0 से ये 0 कर देना, 9 के टेबल पे ये 4 पे जाएगा, और फिर आप आगे 2 पे इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट्स में छोड़ के आना, फ्रैक्शन में छोड़ के आना, जैसे ठीक लगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऐसे ये तो फर्स्ट पार्ट था मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका जो है सेकंड पार्ट देख लेते हैं। कहते हैं फाइंड द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, अगर आप उसकी रोप जो है 5 मीटर की जगह 10 मीटर की कर दो। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है, अगर आप उसकी जो रोप है वो कितनी कर दो 10 मीटर। देख लेते हैं, अब उसकी जो रोप है वो 10 मीटर की अगर हो जाएगी, तो पहले मान लो ये स्क्वायर है, वो इतना एरिया खा रहा था, तो आपने उसकी रोप और खींच के लंबी कर दी, तो अब वो ज़्यादा एरिया खाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा आगे जा सकता है ना, उसको ज़्यादा एरिया मिलेगा तो ऑब्वियसली वो खाएगा। ऐसा थोड़ा ना कि हाँ वहीं बैठा रहेगा, घोड़ा घास से दोस्ती थोड़ा ना करेगा, वो तो और खा जाएगा। ठीक है, तो रेडियस कितना हो गया 10 हो गया मेरे पास। ठीक है, तो इसका मतलब न्यू एरिया कितना आएगा, थीटा अपॉन 360, थीटा कितना था 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि एक स्क्वायर है। थीटा अपॉन 360 पाई की वैल्यू आपने कितनी रखनी थी 3.14। ठीक है, और रेडियस आप कितना लोगे 10। ठीक है, अच्छा इसका भी आपके पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा, चलो ये देख लेते हैं। 0 से 0 गई, ये 4। ठीक है, और यहाँ पे 2 के साथ कट कर देते हैं हम इसको, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, लेकिन उसने पूछा है मुझे इंक्रीज इन एरिया में इंक्रीज कितना हुआ। ठीक है, पहले से कितना एरिया जो है वो इंक्रीज हुआ है, तो ध्यान रखना कि ऊपर आपके पास कितना आया था, ऊपर आया था आपके पास 1.57 इंटू 5 इंटू 5, कुछ ऐसा ही आया था, नीचे 2 भी था। तो ये जो एरिया है फर्स्ट पार्ट में आपके पास निकला, और ये जो एरिया जो आपके पास सेकंड में निकला है, ठीक है, इनको आपने क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, एक सेकेंड,
इनको आपने क्या कर देना, माइनस कर देना है। क्यों माइनस करना है, क्योंकि कितना इंक्रीज़ हुआ है, कितना एरिया बढ़ा है। ठीक है, मान लो पहले वो 10 मीटर स्क्वायर एरिया में खा रहा था, ठीक है, फिर बाद में 15 मीटर स्क्वायर हो गया, तो आप कितना बोलोगे, कितना बढ़ा है, कितना इंक्रीज़ हुआ है, दैट इज़ 5। कैसे निकालना, माइनस करके। तो जो इतना एरिया फर्स्ट पार्ट में आया, ठीक है, और जितना एरिया सेकंड में आया, दोनों को कर देना माइनस, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब देख रहे हो ना कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल वही फॉर्मूलाज है, बस अप्लाई करने के लिए अलग अलग उन्होंने फॉर्म्स दी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रूच कैसा है, इसका डायमीटर कितना है, डी की वैल्यू है 35 mm। तो साथ के साथ लिखना कि रेडियस कितना होगा, 35/2। अब कहते हैं जो वायर है ना, वो उसके डायमीटर को भी बना रही है और साइड से भी बना हुआ है। ठीक है, और उसको 10 बराबर के सेक्टर में डिवाइड कर रही है। ठीक है ना, कौन से सेक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 सेक्टर्स बन गए। ठीक है ना, तो सबसे पहले उसने पूछा क्या, टोटल लेंथ, कि इस ब्रूच को बनाने के लिए टोटल लेंथ कितनी लगेगी, टोटल लेंथ। ठीक है, तो टोटल लेंथ में देखना क्या आएगा, आप कहोगे कि जहाँ जहाँ ब्रूच लगा है, ब्रूच तो बाउंड्री पे भी लगा है, ये सारा जो है, ये यहाँ पे सारी जो है वो वायर लगी होगी, है ना, तो इसका मतलब 2πr तो आएगा ही आएगा। लेकिन ये जो अंदर डायामीटर्स हैं, जो उसने ये ब्लैक कलर के हमें बताए हैं कि ऐसे ये डायामीटर्स हैं, है ना, 5 डायामीटर्स है टोटल, तो यहाँ पे भी वायर लगी है, तो इनको 5 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू कुछ गिवन नहीं है, 22/7 लो, आर की वैल्यू कितनी है, 35/2, और डायमीटर आपको कितना दिया था, 35। ठीक है, कैंसल आउट कर दो यहाँ पे जितना हो रहा है आपसे, दिस विल कम आउट टू बी 110, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 175, है ना, 175 आ जाएगा। ठीक, तो इसको प्लस करोगे तो ये कितना आएगा, 285 आ जाएगा। ठीक है, 35 इंटू 5 कर लेना, कैलकुलेशन मतलब वो आपका पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ गया टोटल आंसर 285। नेक्स्ट है, उसने पूछा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखा करो। ठीक है ना, उससे क्या होता है, आपको क्लियर हो जाता है कि कौन सी चीज़ें मेरे पास क्वेश्चन में है और कौन सी नहीं है, या कौन सी अगर मुझे फाइंड आउट करनी है। आर की वैल्यू तो पता है आपको, कितनी है आर की वैल्यू, 35/2, लेकिन थीटा तो दिया नहीं हुआ, थीटा दिया नहीं हुआ, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि थीटा हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक इसको हम साफ कर देते हैं। एक चीज़ बताना आप, ये आपको पता है कि ये टोटल एंगल कितना होता है, 360 का। कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 का। 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 360 का कंप्लीट एंगल। लेकिन आपने उसके 10 हिस्से कर दिए, ठीक है ना, 10 हिस्से कर दिए, तो कोई भी एक हिस्सा कितने का होगा, आप कहोगे 360 को 10 से डिवाइड कर दो, 10 हिस्से जो कर रहे हो, तो यानी कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब थीटा हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, 36 डिग्री अपॉन 360 डिग्री पाई r²। ठीक है, ये तो सीधा ही जाएगा, 10 पे जाएगा, है ना, 7 के टेबल पे, ये 5 पे, और ये गया 2 पे। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कुछ खास फ़ायदा होने वाला है, चलो कर देते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास 35 इंटू 11 अपॉन 2, है ना, ये आ जाएगा 385 अपॉन 2 mm²। ठीक है ना, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देना,
यहाँ से आगे मतलब डेसिमल में मत ही जाना, अपना क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। एक ही क्वेश्चन पे पूरी है ना रीच लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ इसको मैं पूरा सॉल्व करके आऊँगा पॉइंट्स में अगर कैलकुलेशन गलत कर दी फिर मार्क्स कटवा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन। इस अम्ब्रेला में कितने रिब्स हैं, ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो ना, इस हिस्से को हम बोलते हैं रिब्स। 8 रिब्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पे देख पाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। रेडियस कितना दिया हुआ है हमें 45, ठीक। और उसने पूछा गया, अब यहाँ पे समझ में नहीं आएगा अगर आपको सेक्टर का मतलब ही नहीं पता कि उसने पूछा क्या है, ठीक है। उसने पूछा है फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। कंसेक्यूटिव रिब्स का मतलब क्या, एक के बाद एक जो रिब्स आ रहे हैं उनके बीच का एरिया। मान लो एक ये रिब है, एक ये वाला रिब है, तो इनके बीच का जो एरिया, ये एरिया मुझे चाहिए। तो आपको पता लग गया होगा कौन सी शेप बन रही है, ये आर्क तो है नहीं, एक सिंगल लाइन थोड़ा ना है, एरिया है। तो ये आएगा एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला हमेशा लिखना है ताकि आपको याद भी हो जाए और समझ में आए कि कौन सी चीज़ गिवन है कौन सी नहीं गिवन। थीटा कितना होगा यहाँ पे, थीटा तो कहीं दिया ही नहीं हुआ, डिग्रीज में कहीं पे अभी आंसर नहीं है। तो यहाँ पे फिर कैलकुलेट करो, पूरा एंगल पता है आपको 360 डिग्री है, ठीक है। एक बार हम इसको समझ लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। आपको पता है कि पूरा एंगल कितने का रहता है, ये पूरा एंगल रहता है 360 का, लेकिन आपने उसके कितने हिस्से कर दिए, 8 हिस्से कर दिए, तो 360/8, ठीक है। तो यहाँ पे एज इट इज़ फिल करो 360 डिग्री बाई 8। अब नीचे भी 360 ही आना था तो उसको हम ऐसे नीचे लिख सकते हैं, पाई की वैल्यू यहाँ पे कहीं दी नहीं हुई, 22/7, रेडियस है 45, ठीक है। कैलकुलेशन करोगे 360 से 360 सीधा करें, ठीक है। उसके बाद 2 के टेबल पे ये 11 पे ये 4, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में आप आंसर लीव करके आ सकते हो, ठीक है ना, आराम से कर लेना, ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं करनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आगे डेसिमल्स में सॉल्व करने बैठ गए और सॉल्व करते करते आपको पता लगा कि आधा घंटा हो गया, घंटा हो गया और मेरा पूरा पेपर पड़ा है और मैं एक ही 2 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर पूरा टाइम वेस्ट करके आया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे बस सिंपल ऊपर मल्टीप्लाई करके लिखो, नीचे मल्टीप्लाई करके लिखो, फ्रैक्शन में आंसर खत्म कहानी, ठीक है। अच्छा, जितना भी आंसर आएगा उसके साथ क्या लगाओगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यू हैव फाउंड एरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखा है टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, ठीक है, कि जो शिप्स हैं, ठीक है, जो समंदर वगैरह में जाती हैं उनको दिख जाए कि नीचे पानी के नीचे जो है रॉक्स हैं, ठीक है। जब वो शोर पे आ रही हैं, जब वो किनारे पे आ रही हैं, तो उनको पता लग जाए कि नीचे रॉक्स है ना, वो फंस ना जाए, कोई मुश्किल ना आए। तो लाइट हाउस उनको ना, लाइट हाउस होते हैं एक, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये लाइट हाउस क्या करते हैं, यहाँ पे जो पानी रहता है ना, यहाँ पे ये अपनी लाइट थ्रो करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये लाइट से उसको क्या करते हैं, स्प्रेड दिखा देते हैं एक तरह से, तो शिप को पता लग जाता है। मान लो यहाँ पे कोई शिप आ रही है, ठीक है, तो उसको पता लग जाता है कि यहाँ पे जो रॉक्स है, ठीक है, वो है और मुझे कैसे अपने आप को डेविएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बोला कि 80 डिग्री तक तो ये स्प्रेड कर सकते हैं। अब मान के चलो कि कुछ ऐसा एरिया है, ठीक है, और ये जो एंगल है ये कितना है 80 डिग्री, ठीक है। कितनी दूर तक भेज पा रहे हैं ये 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर तक ये भेज पा रहे हैं, ठीक है। तो थीटा कितना है मेरे पास 80 डिग्री। बस इस चीज़ को इमेजिन कर लो ना, तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। इमेजिन ना कर पाए तो क्वेश्चन लगेगा आपको कि पता नहीं क्या इसमें टफ चीज़ है। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए लाइट हाउस क्या है, लाइट हाउस कैसे शिप्स को वार्न करता है। रेडियस कितना है आपके पास 16.5 किलोमीटर। उसने पूछा है मुझसे कि फाइंड द एरिया ओवर विच शिप्स आर वार्न्ड, ठीक है ना। सी का कितना एरिया है जो वो
करते होंगे कवर, जिसमें शिप्स को पता लग जाता होगा, ठीक है। तो ये कौन सा एरिया लग रहा है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा की वैल्यू 80 डिग्री आएगी, पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देख लेना है कि क्वेश्चन वाले ने कहीं वैल्यू तो नहीं दी हुई, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है, और आप इतना भी सॉल्व करें तो 1-1.5 मार्क्स तो मिल ही जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है सॉल्व कर दो, टाइम बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि बाकी क्वेश्चन भी देखने हैं, 10-15 मिनट ही रह गए, तो यहाँ लीव करके आ जाओ, ठीक है ना। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 1.5 नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक है। हाँ, जो चीज़ नहीं करनी है वो ये कि अपनी ईगो पे नहीं लेना और कि मैं तो यही क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और पूरा पेपर जाए भाड़ में, ऐसा नहीं करना है। 2 मार्क्स से आप पास नहीं होने वाले, 2 मार्क्स से आपके पूरे मार्क्स नहीं आने वाले, ठीक है। 2 मार्क्स से आप अपना बाकी का पेपर मत खराब करना, ठीक है ना। 2 मार्क्स से ज़्यादा का ये क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, टफ इसलिए लग सकता है कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, अदरवाइज समझने के लिए बहुत आसान। तो कह रहे हैं एक राउंड टेबल कवर है जिसमें 6 इक्वल डिज़ाइन है। अब डिज़ाइन कौन कौन से हैं ये देखो, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये डिज़ाइन डाले हुए हैं, कितने हैं, 6 हैं। इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर, रेडियस पहले तो लिख लो, जो चीज़ समझ में आती है लिख लो, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइंस एट द रेट ऑफ ₹3.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 की वैल्यू भी बोली है भाई साहब ने कि 1.7 यूज़ करनी है, ठीक है। देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक सेंटर ड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि सर्कल में सेंटर तो होता है ना। अच्छा, थोड़ी कलाकारी करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ नहीं हो रहा तो कम से कम यही कर लेते हैं, ठीक है। ज्वाइन कर लो इन सबको, चलो जी। अब जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो आपको समझ में आएगा ये तो ट्रायंगल भी बन रही हैं सर्कल में, सेक्टर जैसा भी कुछ लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो एरिया है, ये जो ब्लू वाला एरिया है, इसको तो हम सेगमेंट बुलाते थे, माइनर सेगमेंट भी बोलते थे, है ना। और सेगमेंट का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट। हम बोलते थे कि जो भी ना सर्कल सेक्टर में से वो बन रही है, उस सेक्टर को लो और ट्रायंगल माइनस कर दो। अब आप कहोगे ट्रायंगल मुझे तो दिख ही नहीं, तो ट्रायंगल भी देख लेते हैं, ये वाली ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ये मैंने इसका भी फॉर्मूला बताया था। सेक्टर का एरिया तो चलो इजी है, फिर भी थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का एरिया कितना मैंने बताया था कि आप सीधा याद कर सकते हो, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अब आप सोचोगे कि आर की वैल्यू तो है 28, बट थीटा नहीं पता, कहीं दिख ही नहीं रहा कि कितना एंगल। तो वो चीज़ वो चाहता है कि आप कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको पता है कि ये पूरा एंगल कितना होता है 360 का, ठीक है। अब उस 360 के आपने कितने हिस्से किए, 1 2 3 4 5 6 हिस्सों में 360 को बांट दिया। तो 360/6 कितना आएगा आपके पास, कैंसिल आउट कर लो, है ना। ये ऑलमोस्ट आ जाएगा आपका 60 डिग्री, क्योंकि 6 6 या 36, ठीक है। यानी थीटा जहाँ पे भी दिखे 60 डिग्री फिल करना है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 60 डिग्री लिख देते हैं, ठीक। पाई की वैल्यू हमें दी नहीं, बोला नहीं उसने, तो 22/7 यूज़ कर लो, ठीक है। रेडियस कितना है 28 माइनस 1/2, आर स्क्वायर कितना है 28 इंटू साइन 60 डिग्री, ठीक है।
अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आ जाएगा मेरे पास 6, ये आ जाएगा 4, ठीक है, ये आ जाएगा 3 पे जाएगा, ये आएगा आपके पास 28 इंटू 11 इंटू 4, नीचे आएगा 3, 28 इंटू 4 कितना आ जाएगा आपके पास 112, है ना, इतना ही आएगा माइनस। अच्छा यहाँ पे और तो कटिंग कोई पॉसिबल है नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आएगा 14, ठीक है, 14 इंटू 28 इंटू √3, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है ना। यहाँ से भी कैंसिल कर दो इसको, ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। दिस विल बी 2 3 2 1/3 माइनस 14 इंटू 14 कितना होता है हमारे पास, इट इज़ 196√3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये आपने सिर्फ और सिर्फ इस छोटे से सेगमेंट का एरिया निकाला है, लेकिन है कितने सेगमेंट, 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट है, यानी 6 सेगमेंट्स का एरिया भी तो ऐसे ही निकलना था। लेकिन हम बार बार क्यों निकालें, हम लिखेंगे एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स इज इक्वल टू 6 इंटू एरिया ऑफ 1 सेगमेंट। अब वो एरिया ऑफ 1 सेगमेंट कहाँ पे, एरिया ऑफ 1 सेगमेंट, ठीक है, 6 इंटू क्या आएगा आपके पास, एरिया ऑफ 1 सेगमेंट यहाँ पे कैलकुलेट किया आपने, 1232 माइनस 196/3। अब ये तो आ गया एरिया, ठीक है, एरिया आ चुका है, कॉस्ट भी निकाल लो, टोटल कॉस्ट। तो कॉस्ट उसने बोला था कि रुपीज़ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हर सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना दोगे आप, 0.35। किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो भी इस एक्सप्रेशन का आपका फाइनल आंसर होगा। करना चाहिए, ऐसे कर दो, पेपर में अगर टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करके आ सकते हो, ठीक है। अब 0.35 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2.1 आई थिंक आ जाएगा, है ना। 0.35 इंटू 2 इज़ 0.7, 0.7 इंटू 3 इज़ 2.1, तो बाहर आ जाएगा 2.1 और यहाँ पे आ जाएगा 1232/3। और ये जो आंसर है, अभी आप कॉस्ट निकाल रहे हो तो यहाँ पे रुपीज़ लग जाएगा एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। मतलब कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको फार्मूलाज की नॉलेज होनी चाहिए, फार्मूलाज कैसे बने हैं, शेप क्या है, सेगमेंट क्या है, सेक्टर क्या है, ठीक है। अगर ये चीज़ें पता है तो कुछ है नहीं ये चैप्टर, ठीक है ना। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की या केस स्टडीज़ की, तो मेरे चैनल को आप टाइम टू टाइम ज़रूर देखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।